हेलो फ्रेंड्स, आई एम अशोक मौर्य वेलकमिंग यू ऑन माय चैनल नेम ज्ञानबिज.com। सो आज की जो वीडियो है दैट आई हैव कम अप विद अ गुड एनर्जी। आई जस्ट वांट टू डिलीवर समथिंग दैट व्हिच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर you guys. Obviously, after being a graduation, that you are seeking for something, you are seeking for the job, you are just looking for the better employer that who can help you out in every kind of circumstances that you are facing right now. So आज की वीडियो जो है वो बड़ी एनर्जी वाली होने वाली है, मजा आएगा अगर आप मेरी वीडियो को अंत तक देखते हो, एंड तक देखते हो, क्योंकि इसके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एम्प्लॉयर और एक कैंडिडेट के बीच में। थोड़ा सा मैं एनर्जेटिकल हो रहा हूं बट वीडियो बहुत मस्त है यार। पॉइंट इज टू से कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से और एंड तक देखते हो तो आपका एक भला होने वाला है। आप बिल्कुल समझ जाओगे कि किसी भी कंपनी में आपके इंक्रीमेंट ना होने का कारण क्या है, आपकी ज्यादा देर ना टिकने का कारण क्या है, या और भी बहुत सारे इश्यूज जो एम्प्लॉयर को भी बहुत सारे फेस होते हैं। तो ये दोनों के लिए वीडियो, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। अगर आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो डैम श्योर कि कोई भी दुनिया की ऐसी कंपनी बनी ही नहीं है जो आपकी इंक्रीमेंट ना करे या जो आपके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन ना करे फ्यूचर में, और किसी तरह का भेदभाव आप दोनों के बीच में नहीं रहेगा। रास्ता वो इतना कठिन भी नहीं है कि मैं बहुत सारी मोटिवेशनल लाइंस आपको बताने वाला हूं। उसमें बहुत सिंपल और बड़े क्लियर से पॉइंट्स हैं जो आप समझ सकते हो और आप उसको आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। सो आफ्टर दिस I am just going to tell you that what are the benefits, what are the structures that you need to follow। और नेचुरली है यार, सिंपल सी बात है, एक कंपनी जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के बैठी है वो किसी एम्प्लॉय को हायर क्यों नहीं करेगी। सो रिजेक्शन का पॉइंट तो यहीं पे खत्म होता है कि ऑब्वियसली कंपनी हैज नॉट सिटेड ओवर देयर टू रिजेक्ट यू, ऑब्वियसली दे आर देयर टू सिलेक्ट यू, बट अ पॉइंट इज दैट कि दे आर फाइंडिंग द वर्थ एम्प्लॉय। एक वर्थ एम्प्लॉय कैसे बना जाता है, दैट एवरीथिंग दैट आई हैव मेंशन इन अ प्रेजेंटेशन। थोड़ी बोरिंग होगी यार, लाइफ में बहुत बार बोर हुए होगे, लेकिन इस वीडियो को जरूर एक बार देख लेना, गारंटी देता हूं आप इस वीडियो में बोर नहीं होगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मोड में मुझे ये देना पड़ेगा बड़ा स्लोली और थोड़ा समझा के, थोड़ा डीप में जाकर। तो आप इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद और अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी बैठकर आप ये देखें ताकि थोड़ा सा आप उनकी हेल्प कर सके। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, हम प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करने वाले हैं। तो एक पेशेंस रख के आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और जो उसमें बड़े सिंपल पॉइंट्स हैं उसको इंप्लीमेंट करके देखना। बहुत इजी है कि कोई भी एम्प्लॉयर आप पे 100% फेथ करना शुरू कर देगा। सो मैं अब मूव करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। थैंक यू। बड़ी सोच से बुरी शुरुआत अच्छी। हम आगे प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ चुके हैं, तो कृपया अपने कॉपी पेन या कोई भी किसी तरह का जो नोटबुक है उसको साथ लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो ये इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है वो अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं अपनी प्रेजेंटेशन के साथ। ज्ञानबिज.com इज माई चैनल एंड इट इज बेसिकली पावर्ड बाय IT Cottage Private Limited. It is my company. I am the owner of the company, as I say myself that I am an employer just. So move to the next. एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर जो है वो आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूं, जो कि मैं पहले ही उसको अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उस प्रेजेंटेशन का, इस प्रेजेंटेशन का क्या मोटिव है। सो आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट मींस एग्जीक्यूशन। आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या एग्जीक्यूशंस हैं जो कैंडिडेट को भी परेशान कर रहे हैं, जो एक HR को, एक एम्प्लॉयर को भी परेशान कर रहे हैं, एक कंपनी ओनर को भी परेशान कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या इशू है जिसको रिजॉल्व नहीं किया जा पा रहा, या क्या इसके लिए इश्यूज आ रहे हैं? कैंडिडेट के भी हैं, कुछ एम्प्लॉयर्स के भी हैं। तो एक एक करके हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो ऑब्वियसली कि एक प्रेजेंटेशन में मैंने हेडिंग दे दिया, आप पढ़ सकते हो। नाउ दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर द अप्रोचिंग टाइम ऑफ द एम्प्लॉयर एंड जॉब सीकर। सो कुछ मेजर रीजंस जो मैंने आपको बताने हैं, जो मैंने इस प्रेजेंटेशन के अंदर शो किए हैं, वो कुछ मेजर रीजन ये हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ जॉब रेडीनेस, सेकंड है रेजिग्नेशन अंडर 6 months। इसके अगला पॉइंट भी मैं बता ही देता हूं, वीक मार्केटिंग फाउंडेशन एंड लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स। ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किए हैं, मैं वन बाय वन इसको बहुत फास्ट तरीके से बता देता हूं, सो दैट कि प्रेजेंटेशन में आप ज्यादा बोर ना हो सको और ज्यादा से ज्यादा इस पॉइंट को समझ पाओ। यहां इस लिंक में हम आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ गया लैक ऑफ जॉब रेडीनेस एंड रेजिग्नेशन अंडर 6 months। सो लैक ऑफ जॉब रेडीनेस इट मींस के ऑब्वियसली कि फोकस टुवर्ड द स्टूडेंट्स,
लाइक उनके प्रोटोकॉल, कंपनीज के प्रोसीजर्स या कंपनी के अंदर एक एफिशिएंट बन के जाना, उनके लिए आज के समय में थोड़ा सा इश्यू हो गया है, क्योंकि नेचुरली है कि मैं इसको एक कहूंगा कि एक फ्रेशर को अभी इन इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है ड्यू टू सम रीजन। उस रीजन को भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहला रीजन है जॉब रेडीनेस, जिसको कि हम अपनी भाषा में जॉब विलिंगनेस भी कहते हैं। उनके अंदर विलिंग्स नहीं होती जॉब करने की। उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस भी आगे चलकर आएंगे, वो मैं टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देता ही रहूंगा और आगे इस टॉपिक को समझाऊंगा भी। सो अगला टॉपिक मेरा रेजिग्नेशन अंडर 6 मंथ है। रेजिग्नेशन अंडर 6 मंथ के अंदर क्या है बेसिकली कि फ्रेशर्स के पास ऑब्वियसली कि आज के टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर वो किसी एक कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो नेचुरली उसको कोई दूसरा एम्प्लॉयर है वो कॉल करना, मेल्स करना या किसी तरह का कोई भी अप्रोचिंग वे को यूज करना वो शुरू कर देते हैं और उस कैंडिडेट को वो अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। और कैंडिडेट को भी लगता है कि शायद अगर वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां जाना चाहिए, बट उनको आगे का फ्यूचर नहीं पता होता कि लाइक टाइम टू टाइम जॉब को छोड़ना वो बिल्कुल उनके लिए जीरो के समान है, इसकी वैल्यू कहीं काउंट नहीं होती। फिलहाल एज अ फ्रेशर उनको नहीं पता होता। सो दैट द रीजन इज दैट आई हैव मेड दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है वीक मार्केटिंग फाउंडेशन। वीक मार्केटिंग फाउंडेशन के अंदर बेसिकली क्या आ गया कि एक कैंडिडेट जिसने अपने फाउंडेशन को मार्केट के अंदर बेटर तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया वो, क्योंकि जो उसकी वैल्यू बनती है टाइम टू टाइम कंपनीज को लीव करने की, वो अपने आप को प्रॉपरली एक जगह पे सेट ही नहीं कर पा रहा, वो अपनी मार्केट को एक अच्छा मेंटेन नहीं कर पा रहा ड्यू टू दैट रीजन। और ऑब्वियसली होगा क्यों नहीं, क्योंकि अभी तक उसने सारा कुछ थोरेटिकली अंडरस्टैंड किया, प्रैक्टिकली उसको मार्केट की अवेयरनेस नहीं है। सो नेचुरली अगर मैं कहूं इस बात को तो ऑब्वियसली कि एक कैंडिडेट जो अपने आप को मार्केट में प्रैक्टिकली नहीं स्टैब्लिश कर पाता, उसके पीछे सबसे पहली और प्रथम जो कारण है वो यही है कि वो एक चंचल स्वभाव का होता है, एक चंचल बिहेवियर का होता है। उसे लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने से अगर मुझे वहां तरक्की मिलती है तो ऑब्वियसली दैट आई नीड टू स्विच, बट उसका फ्यूचर में एक रेज्यूम के ऊपर कितना गलत इंप्रेशन पड़ रहा है उसको इस बारे में पता नहीं होता, राइट। तो लैक ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स अगला पॉइंट है इसका। ऑब्वियसली कि हाँ, प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेकर मैं कुछ चीजों को ब्लेम करना चाहूंगा, लाइक उनका जो एक अपब्रिंगिंग सर्कल है, वो किसी भी माहौल में रहते हैं, उनको पहले टाइम से ही वो एक कला जो है, एक आर्ट जो है उनके अंदर इंसर्ट की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। लेकिन आफ्टर दैट जब वो आफ्टर ग्रेजुएशन जब वो एक जगह से पास आउट होकर दूसरी जगह पे मूव करते हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट, वहां पे उनकी जो ये आर्ट होती है वो नेचुरली जीरो होने की वजह से कंपनी उनको बेटर एंटरटेन नहीं कर पाती। अब इन चारों पार्ट्स, इन चारों हेडिंग्स के कुछ बहुत बड़े रीजंस हैं। वो बहुत बड़े रीजन जो है वो मैं आगे की वीडियो में प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन देते देते थोड़ी थोड़ी वर्ड्स की मिस्टेक हुई, काइंडली अंडरस्टैंड कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, मैं पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। रीजन फॉर दिस लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस। वो लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है? हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आती हैं, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स आती हैं, हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज आती हैं और प्री प्रेपरेशन। ये 4 पॉइंट्स जो हमें इन पीछे वाले जो मैंने 4 हेडिंग्स आपको समझाए उनके लिए बखूबी वर्क करते हैं। अगर एक कैंडिडेट को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बारे में नहीं पता, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती हैं प्रोसेसेस। एक कंपनी के अंदर बहुत टाइप की प्रोसेसेस होती हैं। कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंपनी के अंदर सप्लाई होती है, कंपनी के अंदर क्वालिटीज चेकिंग करी जाती है, कंपनी के अंदर प्लानिंग कंट्रोल होता है, कंपनी के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन चीजों के बारे में, इन डिपार्टमेंट्स के बारे में कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, बिकॉज ही नीड टू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट इन द कंपनी। उसे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के बारे में अवेयरनेस देने से जो बाकी डिपार्टमेंट्स को लेकर वो अनसिक्योर हो जाता है। सो नेचुरली है कि वो कुछ ऐसा स्टेप ले सकता है, वो जॉब लीव कर सकता है बिफोर 6 मंथ, है ना। और उसके बाद वो हो सकता है कि मार्केट में अपनी अच्छी वैल्यूज नहीं बना पाता ड्यू टू दैट, बिकॉज ही वाज जस्ट गेटिंग स्केयर्ड बाय ऑल दैट एक्टिविटीज। सो कहने का मतलब ये जो चारों एक्टिविटीज मैंने समझाई, मैनेजमेंट स्किल्स, उसके अंदर एंगर मैनेजमेंट नहीं होती, उसके अंदर ऑफिस मैनेजमेंट नहीं होती, उसके अंदर स्किल मैनेजमेंट नहीं होती, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल्स जो उसके अंदर नहीं होते, जिस वजह से वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर वो मार खाता है। रिक्रूटमेंट पॉलिसीज उसे नहीं पता होती। लाइक एक एचआर जब इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यू के दौरान उसे कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करने हैं, एचआर उसे कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करेगा,
और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उसे वहां पे इन द इंटरव्यू क्लियर करने होते हैं। प्री प्रेपरेशन, वो पहले से प्रेपरेशन करके नहीं जाता प्रेजेंटेशन के। तो मैं जानता हूं मैं थोड़ा सा स्पीड हो रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मैं इस प्रेजेंटेशन को बहुत लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। प्री प्रेपरेशन आप जानते हो, लाइक पहले से प्रिपेयर होकर जाने को कहते हैं, लेकिन ये लैक है, मैं लैक में बता रहा हूं, मतलब ऐसा वो नहीं करता। सो बहुत सारे रीजंस हैं इसके लिए कि वो प्रेपरेशन कर कर क्यों नहीं इंटरव्यू में जाता, क्योंकि उसे लगता है कि ही हैज पास्ड फ्रॉम सम बहुत अच्छे कॉलेज से, तो ऑब्वियसली द कंपनी इज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट सेम लाइक मी। सो इस तरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स की वजह से वो इसका शिकार हो जाता है। वो कुछ ना कुछ मार्केट में अपनी नेगेटिविटी फैला देता है फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड अदर काइंड ऑफ सोसाइटी। आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लेट्स डाइव इन। आओ थोड़ा डिटेल्स में आगे चलते हैं। पहले तो एम्प्लॉयर बता दूं क्या होता है। एम्प्लॉयर मे बी एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दैट हायर इज एम्प्लॉयर ऑफर वेजेस और सैलरी। ये एक एम्प्लॉयर होता है जो तनख्वाह वगैरह देता है, सैलरी वगैरह देता है ना, और अपने वर्कर से एक ऑर्गेनाइज वे में वर्क लेता है, राइट। बायोग्राफी के ऊपर चलते हैं इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो नेचुरली है कि अगर कंपनी ने इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतना एक्सपेंस किया, तो किसी भी कैंडिडेट को वो रिजेक्ट करने के लिए तो ऐसा नहीं करेगा। मैंने वीडियो में ये एक लाइन बोली भी थी, तो उसका यहां पे आंसर है कि नेचुरली वो नहीं करेगा। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया उसने, तो नेचुरली है कि वो किसी कैंडिडेट को बाहर निकालने के लिए तो नहीं था, लेकिन वो एक टैलेंट को एक्वायर करने के लिए बैठा है। अगर टैलेंट नहीं है तो सॉरी टू से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। सो उस टैलेंट को कैसे एक्वायर करें वो हम कैंडिडेट वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे। कुछ और चीजें जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट जो कंपनी करती है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट प्लान जो बनाती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में, वर्क प्लेस स्ट्रेटेजीज बनाती है, अलग अलग प्लान्स कि कैसे कंपनी का जो स्ट्रक्चर है इस ईयर में इतना और अगले साल में उसको कैसे ऊपर तक लेकर जाया जाए। आई कैन से दैट कि जे कर्व में कैसे उसको कन्वर्ट किया जाए, राइट। रिक्रूटमेंट एंड आउटसोर्सिंग के लिए वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है या मैनेजमेंट करती है। लीडिंग ऑर्गेनाइज्ड एक्ट्स, नेचुरली कुछ प्लान्स, कुछ एग्रीमेंट्स, कुछ पॉलिसीज वगैरह लॉन्च करना। रिलेशन बिल्डिंग के लिए वो बहुत सारी टीम बैठाती है, चाहे वो टेलीफोनिक हो, ईमेलिंग हो, फिजिकल हो, हर तरह का जो एक मैनेजमेंट है वो कंपनी प्लान करके चलती है। वही मैं आपको समझा रहा हूं। इतना करने के बाद कोई कंपनी क्यों चाहेगी कि मैं किसी एक टैलेंट को मैं हायर ना करूं, राइट। सो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अगर हम में है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू सॉल्व इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जॉब सीकर की बात करते हैं। जॉब सीकर कौन होता है? जॉब सीकर जो जॉब सीक करता है, जो जॉब को ढूंढता है, एम्प्लॉयमेंट ढूंढता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, सो दैट कि दे कैन और ही कैन मेक हिज करियर फॉर हिज फैमिली एंड आफ्टर दैट ही कैन टेक द इनिशिएटिव टू हेल्प आउट द फैमिली मेंबर्स इन एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स एंड सर्कमस्टांसेस, राइट। तो आगे चलते हैं। बायोग्राफी ऑफ द एवरी जॉब सीकर क्या होती है? स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फैमिली लाइफ, ये तीन तरह की वो लाइफ जीता है। अब आपको ये सोच के और जान के हैरानी होगी कि एक पर्सन जब ये तीनों लाइफ, देखो ये सभी जीते हैं मोस्टली, बहुत सारी रेशो है। अगर मैं कहूं कि कोई स्कूल लाइफ नहीं जीता तो ऐसा गलत है। हो सकता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ वो ना जीते हों, लेकिन उस टाइम के दौरान वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि जो काफी हद तक सिलेबस या रूल एंड रेगुलेशन या एक क्राइटेरिया जीने का जो है वो उससे मैच करता है। चाहे वो जॉब हो, पार्ट टाइम हो, कहीं बिजनेस हो, कुछ भी हो, गलतियां हो, सही करना हो, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का कुछ पार्ट तो वो स्पेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद आती है फैमिली लाइफ। स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से और फैमिली लाइफ से हम टोटल 20 चीजें सीखते हैं अकॉर्डिंग टू माई, लाइक ये मेरे अकॉर्डिंग है। मैं बहुत बड़ा कोई फिलोसफर नहीं हूं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो वाकई में वो वर्थ है और आगे के लिए वर्किंग भी हैं। सो एक एक पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि स्कूल लाइफ में आप क्या सीखते हो। थिंग्स यू कुड लर्न, आप सीख सकते थे या आप सीखते हो, वो पहली चीज क्या है? वैल्यूज। स्कूल आपको वैल्यू सिखाता है, एक दोस्ती की वैल्यू, गलती करने से मार पड़ने के को लेकर डर की वैल्यू, कोई फ्रेंड अगर मुझसे नाराज है तो उस टाइम को नहीं काट पा रहा हूं उसकी वैल्यू, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करने के बाद बनती हुई वैल्यू। यानी एक वैल्यूज को, उसका जो बेस है उसको अंडरस्टैंड करता है जो एक कैंडिडेट होता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कि वो इसके दौरान इन सब चीजों को एक्वायर करता है, वो वैल्यूज को एक्वायर करता है।
सेकेंड पॉइंट है हमारी कैपेबिलिटी। एक स्टूडेंट जो है वो कैपेबिलिटी को भी बहुत जल्दी एक्वायर करता है इन द स्कूल, क्योंकि वो बहुत जल्दी जज कर लेता है कि अभी आने वाले टाइम में, जैसे आज वो अपनी क्लास लगाता है, लेक्चर लगाता है, अपने टीचर्स का लेक्चर अटेंड करता है। टीचर के लेक्चर को अटेंड करने के बाद वो अपनी योग्यताओं को कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करे, और वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, टेस्ट के लिए उसे कितने डेज चाहिए, या एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए उसने टीचर से कितने डेज की डिमांड की है, और वो उसको फिनिश भी करता है। कई बच्चे नहीं करते, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं जो पॉजिटिवली अपनी स्कूल लाइफ को अच्छा स्पेंड करते हैं। तो कैपेबिलिटीज उसमें डे बाय डे स्कूल लाइफ उसको डालनी शुरू कर देता है। सेल्फ स्टीम, एक सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे वर्ड को कहा गया है, डिग्निटी को कहा गया है। लाइक एक बच्चे को जब चोट लगती है, जब उसे मार पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, अपने स्टडी की तरफ फोकस करता है। वो चूज कर लेता है कि एक स्कूल से मार पड़ना शायद दोस्तों को इस मोमेंट को एक हास्य मोमेंट बना देता है। सो नेचुरली कि मैंने कल को अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा, कल को मैं उस टॉपिक को पढ़कर जाऊंगा, कल को कोई टीचर मुझे कैसे फालतू में डांट दे या कैसे मेरी बेइज्जती कर दे पूरी क्लास में, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, एंड नेचुरली वो स्टूडेंट क्या करता है, आगे से अपने आप को अच्छा मेंटेन करता है इन द आईज ऑफ एवरीवन। सेल्फ स्टीम, लर्निंग सीखता है, अलग अलग तरीके के फंडामेंटल्स यूज करता है, चाहे वो वाया लैपटॉप हो, चाहे वो वाया प्रैक्टिकल हो, चाहे वो टीचर्स को करते हुए कोई प्रैक्टिकल देखता है, चाहे वो किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल करते हुए देखता है। हर जगह से वो लर्निंग ऑब्जर्व करता है। कहीं पेरेंट्स से मोटिवेशन लेता है, कहीं पे गुरु से आदर करना सीखता है, पेरेंट्स से भी सीखता है, राइट। सो ये कहने का मतलब लर्निंग्स उसको हर जगह से मिलती है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको ग्रैब करता है। एटीट्यूड सीखता है वो। एटीट्यूड किस चीज का? अच्छी ड्रेसिंग सेंस का, किसी से पोलाइटली बात करने का, किसी मीटिंग्स में है या किसी पार्टी में है तो वहां पे बिहेव कैसे करना है, हमारा स्किल क्या होना चाहिए वहां पे, वो हर एक चीज। पंचुअलिटी सीखता है। कॉलेज में मार नहीं पड़ती साहब, कॉलेज में मार नहीं पड़ती है, स्कूल डंडों से सिखाता है, स्कूल पनिशमेंट से सिखाता है, और ये पनिशमेंट रियली में बहुत हेल्पफुल होती है हर वो बच्चे के लिए जो आज हर जगह पे पंचुअल है। प्लान एंड अचीवमेंट्स, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है। पढ़ने के बाद अगर मैं डेली इतना पढ़ूंगा तो शायद मेरे आने वाले टाइम में इस मंथ का मेरा रिजल्ट ये हो और आफ्टर ईयर मेरा ये रिजल्ट हो। ये छोटी छोटी बातें सोचने में जरूर लगती हैं, लेकिन उनके अंदर एक क्वालिटी आ रही है, एटीट्यूड आ रहा है उनमें। आगे जाके जो उनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, फैमिलीज के लिए या आगे चल के हायर फैमिलीज के लिए, कल को उसकी शादी होगी, कल को उसकी जॉब लगेगी, हर जगह पे ये एटीट्यूड उसका क्रिएट हो रहा है, प्लान्स एंड अचीवमेंट का। हार्ड वर्किंग, स्कूल जितनी हार्ड वर्किंग इस दुनिया में कोई इंसान कहीं नहीं करता। पता है कि पास होंगे कि फेल होंगे, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, इसे ही हार्ड वर्क कहते हैं, राइट। जहां पे सिर्फ कर्मों पे हमारा ध्यान हो, फल की तरफ ना हो, हार्ड वर्क इसे कहते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने एक श्लोक कहा था अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मणि फलेतुर्भुः माते संगोस्व कर्मणि। शॉर्ट में हार्ड वर्क टूवर्ड्स द फोकस टूवर्ड द हार्ड वर्क। आप अपने कर्मों की तरफ पूरा फोकस करें, तो ये उसी का ही एक डेफिनेशन है कि हार्ड वर्क हम कहते हैं, लाइक जब हमें रिजल्ट की परवाह नहीं होती एंड वी स्टिल डू द एफर्ट्स। पेन मैनेजमेंट, तकलीफ को कैसे ट्रांसफर करना है बच्चों से सीख लो सर, स्कूल के बच्चों से। एक हाथ में डंडा पड़ा, लेकिन सामने से अगर कोई अच्छी मूवमेंट उनके पास आ जाती तो वो हाथ पे लगे हुए चोट को भूल जाते हैं। कई बच्चे करते हैं, कई नहीं करते, बट जिनको ये कला आ जाती है ना, वो लाइफ में कभी भी एक पेन को लेकर बैठे नहीं रहते, वो इंस्टेंटली अपनी ब्रेक डाउन सिचुएशन को ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड पेन मैनेजमेंट। शॉर्टकट्स, छोटे होते मैंने जितने शॉर्टकट्स लिए हैं, ऑब्वियसली हर बच्चे को शॉर्टकट उस टाइम में बहुत पसंद होता था, गंदा भी होता था शॉर्टकट, गलियां टूटी हुई मिलती थी। लाइफ में भी शॉर्टकट कुछ ऐसे ही होता है, बेशक वो वहां पे उस रास्ते को पार करने में मुश्किल आए, लेकिन बहुत जल्दी वो रास्ता हमें हासिल हो जाए, मंजिल हासिल हो जाए, इससे अच्छी बात उस टाइम हमारे लिए कोई होती नहीं थी। और शायद मैं इसी को ही शॉर्टकट मानता हूं कि वो एक एज होती है, टाइम होता है, जिसमें वो बच्चा बहुत ही जल्दी अपने आप को स्टैब्लिश कर लेता है कि वो शॉर्टकट को पहचान कर उसको जल्द से जल्द अपने काम को अच्छे तरीके से फिनिश करना कैसे करे, फिनिश कैसे करे, वो सीख जाता है। उस टाइम स्टार्टिंग होती है, धीरे धीरे जब उसकी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, वो शॉर्टकट को मज़ेदार बना लेता है। सो आगे स्कूल लाइफ के बाद मैं वापस मूव करूंगा
अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। स्कूल लाइफ के बाद हमारी कॉलेज लाइफ आती है, यूनिवर्सिटी लाइफ आती है। तो नेचुरली है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ होती है वो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। कैसा? मेरे को तो नहीं लगता। कॉलेज लाइफ सिखाती कुछ नहीं है साहब। कॉलेज लाइफ सिर्फ आपको बताती है। सीखे हो तो चलेगा, नहीं सीखे हो तो जबरदस्त सरप्राइजेस लेने के लिए आप रेडी हो जाओ। क्योंकि जो पीछे मैंने 10 टॉपिक्स आपको बताए, वो 10 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से नहीं सीखे तो 11वें में मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा डिजास्टर आने वाला है सर। और यहां पे एक ही चीज सीखते हो आप, सेल्फ डिपेंडेंट होना। कुछ भी कर रहे हो, गलती हो रही है, सही हो रही है, नाम हो रहा है, नाम डूब रहा है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, टीचर ने लाइक किया, टीचर ने डिसलाइक किया, हर चीज आपके स्कूल की परवरिश पे डिपेंड करती है। और वही इक्वल टू आउटपुट बन जाता है भी आप सेल्फ डिपेंडेंट कितने हुए अपनी स्कूल की लाइफ में। अगर अच्छे से पूरी तरह अपने आप को मेंटेन किया उन 10 पॉइंट्स के अंदर, तो नेचुरली आपकी कॉलेज लाइफ अच्छी कटने वाली है। अब आप फैमिली से क्या सीखते हो? होस्ट एंड सर्व। होस्टिंग करना बताने की जरूरत नहीं है, गेस्ट आते हैं तो हम जानते हैं। सर्व करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड्स करना, फियर फैक्ट्स, वहां पे हम जानते हैं असल में कि डरना कहां है और हमारे साथ जुड़ी हुई सच्चाइयां क्या हैं। कस्टम, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, हमारी अपब्रिंगिंग होना, हमारा ग्रोथ होना, फीलिंग एंड इमोशंस, हैबिट्स एंड हॉबीज, ट्रूथ एंड लाइज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बड़े सिंपल मीनिंग्स हैं इनके, आप समझ जाओगे क्योंकि फैमिली में आप बहुत अच्छे तरीके से रहते हो, आप छोटी छोटी चीजों में बहुत बारीकियों से जाते हो। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे समझाने की जरूरत है, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना ही बताऊंगा कि वही कुछ पॉइंट्स बच गए जो आपने स्कूल और कॉलेज में नहीं सीखे थे, आप वो फैमिली में अपने आप को कवर अप कर लेते हो। और यही जो 20 पॉइंट्स हैं, लास्ट पॉइंट है आपका केयर एंड सपोर्ट, जो कि आप फैमिली में सीखते हो। झूठ बोलकर भाई को कैसे बचाना है, झूठ बोलकर सिस्टर को कैसे बचाना है। आप यहां सीखते हो कि असल में केयर करना बड़ी बात होती है, एक झूठ तो चलता है। तो कहने का मतलब ये है 20 पॉइंट्स, यहां 9 है, पहले वाले में कॉलेज वाले में 1 था, 10 हो गए, और 10 पॉइंट्स आपकी स्कूल लाइफ में। टोटल इन अगर 20 पॉइंट्स को आप लेकर अगर इंडस्ट्री में मूव करते हो, किसी एम्प्लॉयर के पास मूव करते हो, डैम श्योर कि आप औरों से भीड़ में अलग दिखते हुए नजर आने वाले हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बट आफ्टर लर्निंग फ्यू, थोड़ा सा सीखने के बाद, आपने सब नहीं सीखा, आपने हर किसी में से थोड़ा थोड़ा सीख लिया, कुछ थोड़ा बहुत सीखने के बाद, जो कि हम सभी सीखते हैं, हम अपनी लाइफ को एक कंफ्यूजन के साथ अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, यार मेरे ग्रेजुएशन के बाद मेरा आउटकम होने क्या वाला है। अंडर इमेजिनेशंस भी होते हैं हम, उसमें क्या क्या सीखते हैं, ये अंडर इमेजिनेशन है दोस्तों। रेप्यूटेड कंपनी मिलेगी, फर्स्ट ग्रेडेड कैबिन मिलेगा, कार, आईफोन, लैपटॉप, बहुत स्पीड में इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक कहते हैं उसको, रेप्यूटेड रेजिडेंशियल लोकेलिटी मिलेगी, अपना घर होगा, 6-7 डिजिट वाला तो बैंक बैलेंस तो होगा ही होगा, 8 घंटे का काम होगा, फैमिली वीकेंड पे जाऊंगा और फाइनेंशियली फ्री बन जाऊंगा। फाइनेंशियली फ्री क्या होता है कि जब हम खाना खाने जाते हैं ना, तो मेन्यू का जो लिखा हुआ वहां पे खाने का नाम होता है वो पढ़ते हैं हम, कभी प्राइसेस नहीं देखते। कपड़े खरीदने जाते हैं तो मनपसंद कपड़ा सेलेक्ट करते हैं, उसका प्राइस टैग नहीं देखते। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्री। तो वो इस इमेजिनेशन में होता है कि आफ्टर 1 ईयर मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा, धीरे धीरे करके ये सब अचीव कर लूंगा। और अंडर रियलिटी में क्या होता है, यार एक्चुअली ना मैंने प्लानिंग नहीं की, जैसा है, जैसा कॉलेज ने बनाया, जैसा स्कूल ने बनाया, जैसा यूनिवर्सिटी ने बनाया, उठाया डिग्री और निकल पड़े हम कॉलेज में इंटरव्यू के लिए, और सॉरी एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यू के लिए। और जब वहां देखते हैं कि यार एम्प्लॉयर तो सब कुछ प्रैक्टिकली पूछ रहा है, उसने तो कुछ ऐसा पूछा ही नहीं जो मेरे कंटेंट से रिलेटेड है, देन दैट टाइम ही इज कंफ्यूज्ड। अब होता क्या है, अंडर रियलिटी में कंफ्यूजन ट्रैक, डूइंग समथिंग जस्ट लाइक एनीथिंग, कुछ भी करता है वो, कहीं भी ज्वाइन हो जाता है, कुछ भी करना स्टार्ट कर देता है। टैलेंट डजंट मैटर, आई एम स्ट्रबन, मैं जिद्दी हूं सर, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को टैलेंट वैलेंट मत समझाओ, मेरे को बस जॉब चाहिए, अगर देते हो तो ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। ये उसका एटीट्यूड। मैं जानता हूं कि मैं फ्रेशर हूं, तो क्या हुआ, पर मुझे सैलरी अच्छी चाहिए। अरे यार आपको पता है ना कि मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है, मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ, मेरे बाहर वैसा कुछ हुआ, तो मेरे को जॉब चाहिए सर।
कोई बात नहीं सर, मैं वेट करूंगा। एम्प्लॉयर को नहीं कहते वैसे, वो नेचुरली ऑब्वियसली वो खुद को ऐसा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। जब तक उसे अच्छी जॉब नहीं मिलती वो तब तक बहुत अच्छी जॉब करता है। मुझे लगता है कि घर पर बैठना, टाइम काटना, शायद उसको वहां पे अच्छा फील होता है। बट नेचुरली ये हंसने वाली बात है कि अगर वहां पे वो जॉब पे लग जाता, कुछ ट्रेनिंग लेता, कुछ सीखता, तो शायद वही उसके लिए उसकी लाइफ का जितनी उसकी लाइफ की जितनी समस्याएं हैं उसका हो सकता है कि द्वार वही होता, वहां से ही वो अपनी लाइफ की तरक्की की शुरुआत करता। बट ऐसा नहीं होता, isn't? बट कुछ मंथ के बाद, हाय, आई एम डिग्री होल्डर, एंड बीइंग अ डिग्री होल्डर, अब क्या क्या चीजें आती हैं भाई साहब, अब वो ध्यान से देखना। एक कैंडिडेट के अंदर, एक स्टूडेंट के अंदर कुछ फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। स्टूडेंट्स लोग मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना। अगर ऐसा कुछ भी आप करते हो तो आपके लिए कितना नुकसानदायक है। सबसे पहला, वी डू समथिंग डिफरेंट बिफोर टू डाइव इनटू इनसाइड। हम जॉब पे तो गए नहीं, ज्वाइनिंग की नहीं, उससे पहले कुछ हमारे थॉट्स, कुछ ख्यालात होते हैं जिसको रिमूव करना दोस्तों बहुत जरूरी है। मेरी बात को चाहे कड़वाहट से समझ लो, बट ये फैक्ट है। जब तक आप इसको ध्यान से और आराम से बैठकर नहीं समझोगे, बात बनने वाली नहीं है। पहला पॉइंट, वो क्या कहता है कि मैं यूनिक हूं आज से और किसी को भी बीट कर सकता हूं, जस्ट डिग्री क्या आ गई। एजुकेशनल मार्क्स और कंपनी में मिलने वाले पॉइंट्स, आपके ग्रोथ, आपके जो वर्किंग पॉइंट्स होते हैं, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाना, या आपके जो मार्क्स जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है आपकी एक्टिविटीज के, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सो कैन बीट एवरीथिंग या एनीथिंग, ये कहना सही नहीं होगा साहब। आई हैव स्टडीड फ्रॉम द रेप्यूटेड प्लेस, सो आई डोंट नीड टू लर्न बेसिक थिंग्स लाइक बिहेवियरल एक्टिविटीज, बॉडी लैंग्वेज, प्रोफेशनल एटिकेट्स। ऑब्वियसली यू नीड, क्योंकि यही सेम आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा, बट एज अ स्टूडेंट समझाया गया है। कंपनी क्या करेगी, आपको एज अ एम्प्लॉय समझाएगी। एज अ एम्प्लॉय कैसे इन सब बिहेवियर्स को एक्वायर करते हैं, आपको कंपनी ये सब बताएगी, जो आपके फ्यूचर को सेटल करेगा। तीसरा, आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम द रेप्यूटेड प्लेस, सो माई सैलरी शुड बी मोर देन ऑल एक्सपेक्टेशंस। क्यों भाई? कंपनी को सिंपल सा एक बेनिफिट देना है हमने। एज ए एम्प्लॉयर, अगर मैं एक एम्प्लॉय चाहता हूं तो कंपनी अगर मुझ में 1% फायदा देखेगी तो मुझे 1% सैलरी देगी। कंपनी मुझ में कोई फायदा नहीं देखेगी, चाहे मैं कहीं से भी पढ़कर आया हूं भाई, मेरी सैलरी अच्छी नहीं लगने वाली है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉलेज मैटर नहीं करता, यूनिवर्सिटीज मैटर नहीं करती। हाँ, वो एक माध्यम है जहां पे आपको मौका मिला एक अच्छा इंसान बनने का, बट वो 3 सेक्टर आपने अच्छे से नहीं क्लियर किया ना अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो समझ लो एम्प्लॉयमेंट आपका बहुत बुरा हाल करने वाली है। I have calculated all regular expenses, sir. So all these expenses should be justified in the wow, बहुत अच्छी लाइन है वैसे तो ये, लेकिन ये हम तब सोचे जब हमें काम करते हुए 10-15 साल का टाइम भी हो चुका हो, और नेचुरल है यार, कंपनी को इतना प्रॉफिट दे चुके हो हम कि कंपनी थोड़ा बहुत हमारे बारे में सोचे। सोचा उनके बारे में है नहीं, पता नहीं, बट कंपनी हमारे बारे में सोचे, दैट इज रॉन्ग। हम वहां गए हैं, हमें नौकरी चाहिए, हमें कंपनी की जरूरत है। कंपनी को हमें है कि नहीं वो कंपनी बता सकती है, बट कंपनी के पास बहुत सारे इंटरव्यू के ऑप्शंस होते हैं, कैंडिडेट्स के ऑप्शन होते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आपको यहाँ पे बिट ऑफ झुकना पड़ेगा। झुकना इसे नहीं कहते फिलहाल, लेकिन हाँ, आपको ये पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप अपने एक्सपेंसेस को, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने कॉलेज को या अपनी यूनिकनेस को इसके बीच में नहीं ला सकते। इफ कंपनी वांट टू यूटिलाइज मी, वाओ, कंपनी मुझे यूटिलाइज कर रही है भाई 8-10 घंटे के लिए, तो उसको मेरी केयर करनी होगी। ये एटीट्यूड बहुत डेंजरस है भाई। ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, देखो मैं किसी को यहां पे सरकाज़म नहीं कर रहा, किसी को पोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, या किसी के ऊपर मैं ताने नहीं कस रहा। मैं ये सिर्फ पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैं फेस टू फेस ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका हूं। यहां पे मैं इस जगह पे बैठकर मैं ऑलरेडी बहुत लोगों से ये सुन चुका हूं। नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन ये फैक्ट है, और ये जनरेशन ही आगे आगे बढ़ती जाएगी, इससे पहले रुक जाएगी जनरेशन यहीं पे। मैं ये चाहता हूं कुछ नया शुरू हो, कुछ नए की शुरुआत हो, चाहे बुरी हो। बड़ी सोच से बुरी शुरुआत अच्छी, इसलिए मैंने वो टैगलाइन जो थी वो शुरू में ही आपको बताई। आई कैन नॉट स्पेंड मोर देन 8 आवर्स सर, ओवर टाइम मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी फैमिली फर्स्ट है। फैमिली थोड़ा बोल्ड करते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। आई डिडंट लाइक द डेजिग्नेशन दैट एम्प्लॉयर हैज गिवन टू मी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो उन्होंने मुझे डेजिग्नेशन ऑफर की। अरे भाई, पहले कंपनी में तो एंटर कर जा,
कंपनी में एंटर कर, अच्छे रिलेशन मेंटेन कर, अच्छा काम करके दिखा, कंपनी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट योर प्लेसमेंट। आपको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने का वो खुद ही सोच लेगी। दे नो दैट। सो पहले ही प्री जजमेंट करना, दैट इज वेरी डेंजरस। फैमिली की बात की थी, मैंने कहा था बोल्ड कर लो, तो फैमिली कम फर्स्ट, ऑब्वियसली फैमिली कम फर्स्ट। दोस्तों इसको ध्यान से पल्ले बांध लो। मैं कहता हूं हमेशा फैमिली की सुनो, छोड़ दो औरों को, किसी की सुनने की जरूरत ही नहीं है। अब ये फैमिली है कौन? फैमिली वो होती है जो हमें हर सर्कमस्टांसेस से बाहर निकालती है। फैमिली वो होती है जो हमें जीने के लायक सिखाती है। फैमिली के लिए और भी बहुत सारी मोटिवेशनल लाइन है, लेकिन हम डायरेक्टली जान लेते हैं फैमिली कौन होती है। एम्प्लॉयर इज द फर्स्ट फैमिली who secure your family by all need and expectations। जो आपके घर का चूल्हा जलाती है वो एम्प्लॉयर होती है, जो हर काम में सबसे पहले आपके साथ खड़ी रहती है, आपके हर प्रॉब्लम में। नेचुरली मैं इन सब चीजों को पैसे के साथ जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि यहां पे पैसों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और पैसे एक एम्प्लॉयर जब हमें देता है तो हम यही मानकर चलेंगे कि उसने हमारे बुरे टाइम में उसने हमारी मदद की है। तो नेचुरली एम्प्लॉयर कम फर्स्ट एज अ फैमिली। लेट्स नो हाउ, कैसे हम उसको पहली फैमिली बोल रहे हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं, थोड़े से इमोशनल हैं, ये एम्प्लॉयर को भी सुनने हैं और कैंडिडेट्स को भी सुनने हैं। 2-3 पेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दे बिलीव ऑन यू। अगर मैं एक कैंडिडेट हूं तो वो मुझ पे बिलीव करती है, मुझ पे विश्वास करती है। हम किसी को अपने घर में घुसने नहीं देते, वो अपने कंपनी के अंदर आपको बिठाती है, आपको सिस्टम प्रोवाइड करती है, आपको प्रोटोकॉल समझाती है, कंपनी के रूल रेगुलेशंस आपके साथ डिस्कस करती है। ये बिलीव करना ही हुआ, और ये झूठी बात नहीं है। आप बहुत लकी हो कि आप पे कंपनी ने ट्रस्ट करना शुरू किया। वो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है, वो आपकी हैंड होल्डिंग करती है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट, आप बिल्कुल फ्रेशर थे, आप कॉलेज और स्कूल के एनवायरनमेंट को समझ चुके थे, लेकिन कंपनी और एज ए एम्प्लॉय आपको वो समझना बड़ा जरूरी था, जो कि कंपनी ने आपको समझाया। ट्रेनिंग उसने दी, आपका डेवलपमेंट उसने किया, आपकी हैंड होल्डिंग उसने की। आप अपने 200% रिस्क के ऊपर आप पे 100% फेथ किया कि आप ही हो जो उनको इस रिस्क से बाहर निकालोगे। ये छोटी बात नहीं होती साहब। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोविजन ऑफ फिनिशिंग एजुकेशन, वो आपको फिनिशिंग एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फिनिशिंग एजुकेशन मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं आपकी। ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ा, लेकिन फिनिशिंग एजुकेशन जो होता है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, जो कंपनी ही, जो एम्प्लॉयर ही आपकी करती है। आप हर जगह पे सीखते हो, एट ऑल प्लेसेस यू लर्न टू अचीव द ड्रीम, बट हियर यू अचीव द ड्रीम। हर जगह पे आप सिर्फ सीखते हो कि ड्रीम्स कैसे अचीव करें, यहां आप सच में अपने ड्रीम को अचीव करते हो। लेकिन अगर वो 3 सेक्टर्स, स्कूल, कॉलेज और फैमिली, उसको अगर आपने 100% नहीं लर्न किया, तो कुछ करो ऐसा कि आप दोबारा उस लाइफ को जीने की शुरुआत करो। उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशनल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल क्लासेस होती हैं, या जहां पे ये स्टैंडर्ड सिखाया जाता है, आप उसे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप उस लाइफ को जिए, सो दैट कि आगे चलकर एम्प्लॉयर वाला जो सेक्शन आपके लिए आएगा, वहां पे आपको किसी तरह की कोई भी डिफिकल्टी ना हो। सो ड्रीम को अचीव करना आप नेचुरली सीख जाएंगे, और यहां पे एम्प्लॉयर ही एक ऐसा माध्यम होता है जहां पे आप ड्रीम अचीव करते हो। अब जॉब सीकर्स की क्या क्या रेसिप्रोकेट बनता है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। जैसे मैंने पहले पे आपको एम्प्लॉयर की ड्यूटीज बता दी, वो क्या क्या करता है, उसके क्या क्या भलाइयां हैं हमारे ऊपर। अब जॉब सीकर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपको अपने स्किल्स एम्प्लॉयर्स के अप डाउन्स में यूज करने हैं। आपको उसके हर पार्ट में उसके प्रॉफिट्स के बारे में सोचना है, क्योंकि उसका प्रॉफिट आपका प्रॉफिट है। आपकी ही सैलरी इंक्रीज होगी, आपको ही आगे अप्रेजल मिलेगा, और अच्छे परसेंटेज के साथ मिलेगा। आपको एम्प्लॉयर्स के क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, क्योंकि आप एज अ एम्प्लॉय उस कंपनी का चेहरा हो। अगर आप कोई भी मिस्टेक करोगे, आप एबीसी कंपनी में काम करते हो, तो कोई आपका नाम नहीं जानता, वो यही कहेगा कि एबीसी एम्प्लॉय, एबीसी कंपनी ही बहुत बेकार है। यानी कि आप सीधा कंपनी का चेहरा हो, तो उनके क्लाइंट के साथ रिलेशन मेंटेन करना यह आपका सबसे प्रथम कर्तव्य है। यू शुड गिव 200% डेडिकेशन टुवर्ड योर वर्क। उन्होंने आप पे 100% ट्रस्ट किया ना, तो आपको 200% अपनी डेडिकेशन इसमें डालनी है, उनके काम में, जो आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप खुद को, आप अपने एम्प्लॉयर को अपनी हीरो ऑफ स्टोरी मेंशन करो, क्योंकि वो अकेला ऐसा शख्स है जिसने आप पे, वो पीछे इस स्लाइड के जो बैक साइड पे मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, इतने सारे पॉइंट्स बिना आपको जाने, अगर वो आपके साथ 5-6 एक्टिविटीज सक्सेसफुली डन करता है, तो नेचुरली वो आपका हीरो हुआ, आपकी स्टोरी का हीरो हुआ। सो उसको एज अ फील करो अपनी हीरो ऑफ स्टोरी। अब यू शुड सपोर्ट द एम्प्लॉयर फॉर अचीविंग देयर गोल्स। आपको अपने, उन्होंने आपको ड्रीम्स अचीव करने में मदद की, आपका ड्रीम अचीव कराया, आप कंपनी का गोल अचीव करवाओ।
कंपनी कुछ गोल प्लान करके चलती है। मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि क्या क्या उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट होती हैं, वहाँ पे ये भी मेंशन था, ठीक है। तो उनके गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करो। जो वर्क प्लेस स्ट्रेटजीज बनाती हैं उनमें आप भी आते हो, आप एज ए एम्प्लॉई आते हो, तो आप वो स्ट्रेटजीज बनाओ जिससे कि कंपनी उस गोल को अचीव कर पाए और आपकी सैलरी में बहुत जल्दी आपका प्रेशर लगे। अपने मतलब से सोचोगे कि 7-8 घंटे जाना है, टाइम पास करके आना है, थोड़ा बहुत काम भी कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। और नेचुरली अंडरस्टूड बातें हैं कि उनको पता चल ही जाता है कि आप एक एज अ एम्प्लॉय आपकी क्या एक्टिविटीज हैं। जस्ट डू इट फॉर एम्प्लॉयर। क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले घर बैठकर आप जॉब कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे तो आपकी कुछ ड्यूटीज बनती हैं जो आपने करनी है। स्टडी अबाउट द एम्प्लॉयर मिशंस, गोल एंड अचीवमेंट्स, उसको पढ़ो, डीपली पढ़ो, क्योंकि वो अकेला एक ऐसा रास्ता होता है आपके पास जिसको कि आप समझकर कंपनी की बहुत मदद कर सकते हो, और कंपनी तो जितना करेगी आप सोच भी नहीं सकते। स्माइलिंग करो, एफिशिएंट बनो, डेडिकेटेड रहो और नेचुरल रहो। कोई फेक नहीं, किसी तरह का कोई सैड नहीं, किसी तरह की अनएफिशिएंसी नहीं, इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं। डेडिकेटेड रहना है आपने एवरी टाइम। अपने एंथुजियाज्म को, अपने जोश को, अपने एनर्जी को हमेशा मेंटेन करके रखो। प्लान्स बनाओ एम्प्लॉयर के लिए, शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग टर्म गोल्स तैयार करो जो आप एम्प्लॉयर्स की अचीव करने में मदद करोगे। पंक्चुअल रहो, टाइम पे पहुंचो। स्कूल में डंडे खाए थे, टाइम पे पहुंचेंगे साहब। रेगुलर रहो, क्योंकि कुछ पिलर्स कंपनी के जो है वो आप पे डिपेंड करते हैं। डोंट पुट योर पर्सनल प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशनल कल्चर। घर पे क्या दिक्कत है, दोस्तों से क्या दिक्कत है, रिश्तेदारों में क्या प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी ऐसा जो सिस्टम है अपने कंपनी के सिस्टम के ऊपर मत थोपो, क्योंकि ये बहुत नेगेटिविटी बन जाती है एम्प्लॉयर के लिए नहीं, आपके खुद के कोलीग्स के लिए। पॉजिटिव सोचो, प्रोडक्टिव रहो, क्रिएटिव रहो फॉर एम्प्लॉयर। प्रोडक्टिव क्या होता है और क्रिएटिव क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है व्हेन यू आर कंसर्न अबाउट प्रोडक्ट। क्रिएटिव क्या होता है? व्हेन यू आर कंसर्न व्हाट यू क्रिएट। सो यहां पे पॉइंट जो है बेसिकली प्रोडक्टिव और क्रिएटिव को समझने का यही है कि आपको भला कंपनी का सोचना है, आपको मेंटालिटी वाइज भी कंपनी के साथ जुड़कर रहना है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इसमें किए, और कुछ इश्यूज जो रिजॉल्व होंगे वो भी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहला इश्यू होगा सर, मेंटल इश्यू खत्म होगा। इन सारे पॉइंट्स जो मैंने 3 स्लाइडें बताई हैं आपको, इन 3 स्लाइडों से आपकी बहुत मदद होने वाली है। आपके मेंटल इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आपका सैलरी इश्यू खत्म हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट इश्यू खत्म हो जाएगा, आपका कल्चरल इश्यू खत्म हो जाएगा, आपका टाइमिंग एंड लोकेशन इश्यू खत्म हो जाएगा। मेंटल में क्या क्या आ गया? आपका बिहेवियरल इश्यू होता है, कंपैरिजन करते हो, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो नेचुरली आपके फिनिश हो जाएंगे, क्योंकि यू विल स्टार्ट टू रिमेन पॉजिटिव इन द कंपनी। सैलरी इशू खत्म हो जाएंगे, जैसे कंपनी में कम सैलरी है सर, मेरी सैलरी मेरी नॉन नेगोशिएशन है सर, सैलरी नहीं बढ़ाते, ठीक है, या वो नेचुरली है कि ईयरली अप्रेजल मुझे टाइमली नहीं मिलता, ये सब कहना भी अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि एक वर्क एम्प्लॉय हर किसी को चाहिए, टाइम टू टाइम उनके साथ हर तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज होती ही रहती हैं। सो ये सब चीजों की दिक्कत आएगी ही नहीं आपको कभी। कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, एग्रीमेंट होते हैं प्रोजेक्ट के लिए, एक्टिविटीज के लिए, टास्क के लिए, कंपनी आप पे फेथ करती है, तो ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम इसकी भी जरूरत कंपनी को नहीं पड़ने वाली, और अगर पड़ती भी है तो आप बहुत ही पॉजिटिवली उस एग्रीमेंट को साइन करोगे विदाउट कीपिंग एनी डाउट इन योर माइंड। कल्चरल इश्यूज जो होते हैं, कंपनी में ग्रुपिंग चलती है, फेवरेटिज्म चलती है, फ्रेंडली कल्चर चलता है, सो ये सब चीजों को आप इसके लीडर बन जाओगे, आपको इन सब चीजों से कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, आप बिल्कुल ही नॉर्मल और न्यूट्रल हो जाओगे। टाइमिंग लोकेशन इशू, सर सीजन है, सर्दियां आ गई, गर्मी आ गई, सुबह कर दो, लेट कर दो, जल्दी कर दो, ऐसे बहुत सारे हमारे विचार होते हैं। सर खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा, पेट्रोल का किराया ज्यादा पेट्रोल ज्यादा लग रहा है, किराया ज्यादा लग रहा है ना, सो आप मुझे पे नहीं करते मेरे ओवर टाइम के लिए। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं, बिहेवियर, कंपैरिजन, डिसीजन मेकिंग, लेस सैलरी, नॉन नेगोशिएशन, ईयरली अप्रेजल, एग्रीमेंट ऑफ कंपनी, प्रोजेक्ट, एक्टिविटी, टास्क, कल्चरल और पॉलिटिकल, फ्रेंडली, ग्रुपिंग, फेवरेटिज्म, सेशन, एक्सपेंसेस एंड नॉन पेड ओवर टाइम, यही तो सारे इश्यूज होते हैं जो सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? उन 3 स्लाइड्स के ऊपर वर्क करके। सबसे पहला जो एम्प्लॉयर का, सेकंड कैंडिडेट का यानी जॉब सीकर, एंड थर्ड जो आपको जस्ट डू इट करना है। नाउ यू गॉट दिस, योर करियर आफ्टर फ्यू इयर्स, जो आपके लिए इमेजिनेशन थी, इट विल बिकम योर रियलिटी। रेप्यूटेड कंपनी एंड फर्स्ट रेट कैबिन, कार, आईफोन, फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट, लैपटॉप, रेप्यूटेड रेजिडेंशियल लोकेलिटी, ऑन हाउस,
6-7 डिजिट का बैंक बैलेंस, 8 घंटे का काम करोगे, फैमिली वीकेंड पे जाओगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, वो आपका ड्रीम रियलिटी में आप अचीव कर लोगे। और जो ऑटोमेटिकली वैनिश होगा, वो आप सेकंड पॉइंट था, जो आप रियलिटी में लाइफ जी रहे होते हो, वो ऑटोमेटिक आपका फिनिश होने वाला है, राइट। सो बॉटम लाइन इज सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। अपने आप को अलग करो औरों से, क्योंकि भीड़ में पहचान तो होती नहीं है साहब कोई। भीड़ में आप एक जैसे लगते हो, अलग हो, एक जैसे हो फिर भी अलग लगते हो। सो सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। थैंक यू। रीड द नेक्स्ट स्लाइड। अभी और बड़ा भाई, एक मिनट सर, कहीं जाइएगा मत, अभी एक और स्लाइड है। थोड़ा सा है यार, मैं बहुत गुण गा चुका एम्प्लॉयर्स को लेकर। बहुतों के मन में होगा कि यार हमारे साथ जाती हुई है, लेकिन ये बंदे ने तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे रखे हैं जो बहुत ही क्रूशियल हैं। मैं उन एम्प्लॉयर्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा जो अब इस अगली स्लाइड में आपको दिखने वाले हैं एम्प्लॉयर्स। तो चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट नोट, एबनॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स। कैंडिडेट की तो हालांकि इसमें खासा है नहीं, लेकिन एम्प्लॉयर की एक्टिविटीज हैं जो एबनॉर्मल होती हैं। वो क्या क्या हैं? सबसे पहले डिसफंक्शंस रीन्स। कोई कंपनी है, कोई एम्प्लॉयर है जो बिना प्रोटोकॉल के काम करता है, बिना प्लान्स के काम करता है, एक नॉन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। शॉर्ट में कहो तो डेड पूल है भाई। मतलब वो उसका होना, एग्जिस्ट करना या ना एग्जिस्ट करना किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। तो ऐसी कंपनी में तो मैं कहता हूं, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो बेशक अपने तरीके से आप जॉब छोड़ सकते हो, प्रॉपरली रेजिग्नेशन देने के बाद। सेकेंडली, टिरानिकल बॉस हु ऑन्स हिज वर्ड, एक्सपेरिमेंट, डिसीजन। लाइक शॉर्ट में कहूं, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना या किसी दूसरे की बात ना करना, अपने एम्प्लॉय को सिर्फ इन्फॉर्म करना, उनको कभी भी इन्वॉल्व ना करना, अपने ऑर्डर्स आगे फॉरवर्ड करना, किसी की बात को ना सुनना, किसी का रिप्लाई ना लेना। भाई ऐसे एम्प्लॉयर की भी मैं बात नहीं कर रहा। तो आप यहां से भी रेजिग्नेशन दे सकते हो, आप ऐसी कंपनीज को लीव कर सकते हो, आपका हक बनता है। बट इससे के अलावा बहुत अच्छे अच्छे एम्प्लॉयर्स दुनिया में हैं। बहुतों के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअली हरासमेंट। कुछ कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयर्स को, मेल या फीमेल को या फीमेल मेल को सेक्सुअली हराश करते हैं। यहां पे तो कोई डिसीजन लेने वाली तो बात ही है नहीं। यू कैन फाइल द कंप्लेन, यू कैन फाइल द FIR, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। क्योंकि ये मुद्दा वैसे तो कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो आप स्ट्रिक्टली एक्शन ले सकते हो, जॉब तो लीव कर ही सकते हो, वो तो कोई मुद्दा ही है नहीं इसमें। तो ये 3 पॉइंट्स जो डिसफंक्शन रीन्स, टिरानिकल बॉस, सेक्सुअली हरासमेंट, मैं इन 3 एम्प्लॉयर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा अपने पूरे प्रेजेंटेशन में। जहां पे आपको सीखने को मिलता है, जहां पे आपका डेवलपमेंट होता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब फिनिशिंग, आपका लाइक फिनिशिंग ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है भाई, हम उनकी बात कर रहे थे। अगर इन तीनों में से कुछ ऐसा है, जस्ट लीव द कंपनी। सो द एंटायर, मैंने यहां पे कुछ कमिट किया कि द एंटायर प्रेजेंटेशन डजंट बिलोंग टू यू इफ दीज ऑल एक्टिविटीज आर हैपनिंग विद यू। सो एंडेड, थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटेशन मेरी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर किसी को मेरी कोई कही हुई बात कुछ ताने वाली लगे या लगे कि मैं उनको ताना मार रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक अच्छे और ट्रू पॉइंट्स को पब्लिक के पास पहुँचाना चाहता था, जिस वजह से कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने अभी के टाइम में देखी हैं, जिसको सोचने के बाद, समझने के बाद मैंने अपने कुछ पॉइंट्स रखे, कुछ टॉपिक्स रखे जो प्रैक्टिकली अंडरस्टूड हैं और जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग भी है। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आप इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो एक अच्छे डेडिकेशन के साथ। और बिलीव मी, आपका और कंपनी का या आपका रिलेशन जो होगा वो बहुत अच्छा मेंटेन होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी। आई डोंट नो दैट कि कितना टाइम हो गया, बट थैंक यू वेरी मच।